गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं ब्लीचिंग और टैटरिंग, मिररलाइजेशन, क्लेंडर और सिल्किंग। कि जब कपड़े होते हैं, कपड़े बुनकर तैयार हो जाते हैं तो उन कपड़ों में जो गंदगी होती है या उनकी सफाई करते हैं कि उन कपड़ों को हम किस तरह से साफ सफाई करते हैं। कि कपड़े जो तैयार करके उनकी जो साफ सफाई करते हैं कि उसको पहनने योग्य या उनको वस्त्र बनाने उस कपड़े को तैयार किस तरह से किया जाता है। कि जो बुनाई की जो प्रक्रिया होती है कि बुनाई की प्रक्रिया के दौरान तैयार वस्त्र में तेल, ग्रीस, दाग धब्बे आदि लगते हैं तो धूल मिट्टी के संपर्क में आकर जो वस्त्र गंदे हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं मटमैले हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको अपने साफ सुथरा किस तरह करें, कि उनकी सफाई किस तरह करें। कि गंदे वस्त्रों एवं उनके मटमैले मतलब ना तो वो सफ़ेद रहते हैं ना वो मिट्टी का सा जो कलर उन पर हो जाता है, मटमैले हो जाते हैं और इन्हें सफ़ेद आकर्षक सुंदर बनाने के लिए तथा जो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए विरंजन करना आवश्यक होता है। और ये जो विरंजन का कार्य धागों एवं वस्त्रों दोनों पर ही किया जाता है। कि जो वस्त्र होते हैं उस पर भी किया जाता है और जो धागे होते हैं उन पर भी किया जाता है। ये दोनों पर किया जाता है। विरंजन से वस्त्र सफ़ेद उज्ज्वल हो जाते हैं। और सफ़ेद जो वस्त्र होते हैं कि जो सफ़ेद वस्त्रों पर किसी भी प्रकार की परिचर्या की जाती है। सफ़ेद पर सभी प्रकार के रंग खिल जाते हैं। विरजन जो क्रिया है दो प्रकार की विरजन पदार्थों की ब्लीचिंग एजेंट का सहायता से की जाती है। और ये दो प्रकार की है। ये दो प्रकार की विरजन की जाती है। पहली है ऑक्सीकारक।
विरंजक। विरंजक पदार्थ। पदार्थ कि ऑक्सीकारक विरजकों में ऑक्सीजन की जो प्रमुखता होती है, ऑक्सीजन पदार्थों के संपर्क में आकर जो मुख्य यौगिक से अलग हो जाती है और स्थान विशेष पर प्रतिक्रियाएं द्वारा वस्त्र में सफेदी लगती है, इसे ही ऑक्सीकारक विरंजक कहते हैं। नमी व सूर्य का जो प्रकाश होता है, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक, पोटेशियम क्रोमेट आदि ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं। सूर्य की जो किरणें होते हैं वे प्राकृतिक विरंजक होते हैं। दूसरा है हमारा कि अवकारक 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 विरंजक पदार्थ की रासायनिक रूप से विरंजन क्रियाओं में इन विरंजक पदार्थों का अपचय होता है और इसीलिए इन्हें अवकारक विरंजक कहते हैं। स्टेन्स क्लोराइड, जिंक चूर्ण, फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ग्लूकोज और सोडियम बाइसल्फाइड आदि अवकारक विरंजक पदार्थ हैं। अलग अलग विरंजकों का प्रयोग अलग अलग वर्गों के जो रेशे होते हैं कि रेशों के विरंजन के लिए किया जाता है। सूती, लिनिन आदि वनस्पतिक रेशों के विरंजक के लिए हाई फ्लोरोडेट्स और अम्लीय सोडियम की इसमें जो अलग अलग जो रेशे होते हैं कि जैसे कि सूती, लिनिन आदि के लिए आदि वानस्पतिक रेशों के जो विरंजक के लिए हाई फ्लो क्लोरिक अम्ल, सोडियम और हाई फ्लो क्लोराइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेराऑक्साइड सबसे सुरक्षित विरंजक है और इसकी जो प्रतिकूल प्रभाव रेशों पर नहीं पड़ता है, कि इसका जो प्रभाव होता है वो रेशों पर नहीं पड़ता है। ऊनी तथा जो ऊनी और रेशमी जो वस्त्रों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पेराऑक्साइड द्वारा किया जाता है। डस्टन ब्लीच का उपयोग सफ़ेद जो वस्त्र होते हैं उन पर किया जाता है और ये जो रासायनिक ब्लीच पदार्थ वास्तव में वस्त्रों को ब्लीचिंग नहीं
करते, बल्कि यह है कि किरणों के परावर्तन को बदल देती है, और जिससे कि केवल नीला प्रकाश ही परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में सफ़ेदी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। डस्टिन विरंजन के रूप में फ्लोरोसेंट का उपयोग किया जाता है। ये सूर्य के अदृश्य पर पराबैंगनी किरणों को दृश्य प्रकाश में परिवर्तन कर देती है और वस्त्रों में सफ़ेदी आती है। कि इस परीक्षण द्वारा वस्तुओं की जो सतह होती है उसको सुंदर, कोमल, कि इस द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल और चिकना, चमकदार है, कांतिक युक्त बनाया जाता है और अधिकतर ये जो परीक्षण है सूती धागों और वस्त्रों पर किया जाता है। कि इसका जो अधिकतर उपयोग है, ये है सूती धागों के वस्त्रों पर किया जाता है। मर्चराइजिंग जो प्रक्रिया का आविष्कार सन 1844 में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्शल ने किया था और उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम भी मर्चराइजिंग रखा गया था। लिनन के वस्त्रों पर ही ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया जाता है। कि इसका उपयोग ज़्यादातर कि लिनन के वस्त्रों पर भी यह परिचर्या सफलतापूर्वक दी जाती है। मर्चराइजिंग प्रक्रिया के रेशे होते हैं, खुल जाते हैं, वस्त्र की लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में ये बढ़ जाते हैं। ये जो वस्त्र होते हैं इनकी मजबूती होती है 20% तक बढ़ जाती है। कि इनकी जो मजबूती होती है ये 20% तक बढ़ जाती है। और जो वस्त्र होता है संघन, चिकना एवं चमकदार होता है। वस्त्र की जो जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है और इन पर रंग जो सरलता से छट जाते हैं, पक्के रहते हैं तथा चिकने होने के कारण वस्त्र शीघ्रता से गंदे नहीं होते हैं। निश्चित मात्रा के जो ताप और दाब होता है, नमी के मिलते जुलते प्रभाव से जो रेशे होते हैं
उनमें रासायनिक जो संगठन और परिवर्तन आ जाता है, तो वस्त्र उससे कोमल हो जाता है, कि इससे वस्त्र कोमल हो जाते हैं। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में जो धागों को मर्सराइज्ड करने के लिए पहले इसे कास्टिक सोडा के ठंडे घोल में डाला जाता है, कि इसमें जो यूज किया जाता है कि उसमें कास्टिक सोडा सोडे का जो घोल होता है, कि कास्टिक सोडा के ठंडे घोल घोल में जाता है ढाला जाता है, और जिससे कि इसकी ऐंठन कम हो जाती है और धागे की जो चमक बढ़ जाती है, कि इससे क्या होता है कि जो धागे होते हैं उनकी धागों की चमक बढ़ जाती है, धागों की चमक बढ़ जाती है और इसकी अवशोषकता बढ़ती है, इसीलिए रंग आसानी से रेशों को गहराई तक पहुंच जाते हैं, और जो रंग होते हैं वो पक्का रंग चढ़ जाता है। वस्त्र को मर्सराइजिंग करने के लिए वस्त्र को पहले विशेष रूप से तैयार कर 18% तक, इसका क्या कहता है कि विशेष रूप से तैयार किया जाता है 18% तक से लेके और 20% तक कास्टिक सोडा के ठंडे घोल में 8 से, कि कास्टिक सोडा होता है उसके घोल में 8 से 10 घंटे, कि 8 से 10 घंटे तक इनको क्या किया था, उनको घंटे तक डुबो कर रखा जाता है, कि घंटे तक इसको डुबो कर रखते हैं और इसके पश्चात वस्त्र के जो घोल होता है उसके घोल में से निकाल कर खींच कर तान दिया जाता है। इसके बाद इसी पर समान मात्रा में ताप व दबाव प्रभावित किया जाता है। वस्त्र में लगे जो वस्त्र होता है कि वस्त्र में लगे कास्टिक सोडे को पानी से धोकर साफ किया जाता है और कास्टिक सोडा के सारे प्रभाव को नष्ट करने के लिए वस्त्र को हल्के अम्ल से धोकर पुनः स्वच्छ पानी में धोकर खंगाल दिया जाता है। इसी प्रकार मर्सराइजिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाती है।